अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा। जो दुनिया में भौचाल आया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की तरफ से टैरिफ लगाने पर, आज उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आई है और ट्रंप ने टैरिफ के फैसला जो है 90 दिन के लिए मौखर कर दिया है। और लेकिन उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग। बाकिया दुनिया पर 90 दिन का जो है वक्त दे दिया है और चाइना के ऊपर जो टैरिफ है आज बढ़ाकर 125% कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने टैरिफ के हमारे लगाए गए टैरिफ के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने हमारा जो टैक्स था उसको 34 से 84% पे ले गए, इसलिए हमने टैरिफ और बढ़ा दिया है और ये हमारा हक है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सदर मगरूर इंसान है और चीन को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं कि इस इकोनॉमी की वार के अंदर, टैरिफ की वॉर जिसे आप कह लीजिए, चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। अब देखें इसका क्या है, आज डिस्कस करेंगे कि इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। गो के दो हाथियों की लड़ाई में हो सकता है कि पाकिस्तान अंदर से बेल आउट हो जाए, बल्कि 90 डेज के लिए तो बेल आउट हो भी गया है। इसके अलावा टैरिफ की जंग के बाद जो है हमने देखा है कि पेट्रोलियम की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें हैं तारीख की निचली सतह पर है। गो कि पाकिस्तान को पिछले 1-1.5 माह से पाकिस्तान के अवाम को इनका कोई रिलीफ नहीं मिला, ये सम्राट अवाम तक नहीं पहुँचे। तो अब ये देखना है कि आज अगर 10 तारीख है तो 15 को हमारे जो नाम नहाज सिस्टम है ओगरा का और दूसरा उसमें प्राइसेस को ऊपर नीचे किया जाता है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोलियम कीमतों में तारीखी कमी जो है आलमी मंडी में उसका कोई रिलीफ मिल सकेगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो मीडिया पर बहुत खुलकर आ रहे हैं और इस वक्त सलमान अकरम राजा, अली जफ़र और ब्रिस्टर गौहर के दरमियान इख्तलाफात है। सलमान अकरम राजा एक तरफ हैं, ब्रिस्टर गौहर और अली जफ़र और दूसरे लोग जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। दे आर सपोर्टिंग अली अमीन गंडापुर। ये अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर जब मैं आपको बताऊंगा तो ये पता चलेगा कि उनको क्यों सपोर्ट किया जा रहा है बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर की तरफ से। और एक और जो बात है जिसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है, बल्कि क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इवन इमरान खान भी नहीं जानते हैं, उनको मुलाकातों के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कल जो है एक रज़िया नामी खातून थी, उन्होंने कहा जी मैं कारकुन हूँ, उनकी मुलाकात करवा दी गई इमरान खान से। मिसाल यूसुफजई का नाम जो है वो भी जो है डाला जा रहा है सलमान अकरम राजा की तरफ से, उसके ऊपर भी एतराज़ आ रहा है। तो इसके अलावा आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में नहरों की जो करारदाद थी पेश की गई पीटीआई की तरफ से और उस पर हंगामा खड़ा हो गया, उसको वापस कर दिया गया और इस पर पीपल्स पार्टी के 22 अरकान असम्बली ने वॉकआउट कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त इन दोनों की है, PMLN और पीपल्स पार्टी, लेकिन आज उन्होंने वॉकआउट उसके ऊपर किया है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है मिनरल बिल जो आया है वो उसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इसको पास करवाना चाह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो पीटीआई के जो पुराने लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान की अप्रूवल के, बल्कि अलीमा खान ने भी ये बात की है कि इमरान खान के अप्रूवल के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। लेकिन गंडापुर जो है इमरान खान के इल्म में लाए बगैर बिल पास करवाने पर क्यों वजीद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि वज़ीर आज़म में पाकिस्तान बेलारूस पहुँच चुके हैं। सरमायाकारी के कितने इम्कान हैं, हम देख रहे हैं कि एक साल में ये तीसरी चौथी दफ़ा बेलारूस बार बार जाया जा रहा है। बेलारूस वो मुल्क है जिसके ऊपर अपनी सेंक्शन, उसके ऊपर सेंक्शंस हैं और बड़ी सख्त सेंक्शंस हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सेंक्शंस भी उनके ऊपर है। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सरदार आसिम जवेद साहब हैं। सरदार साहब वेलकम टू द शो। नदीम शेरवानी साहब हैं। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। और डॉक्टर कैस जो हैं, डॉक्टर कैस असलम हमारे
मईशत जो है वो मेरे साथ स्काइप पे होंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे शुरू करते हैं सरदार साहब, कैसे देखते हैं ये जो टैरिफ का फैसला 9 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है सारी दुनिया के ममालिक के लिए, और जो चाइना है उसका उन्होंने टैरिफ जो है 125% पे ले गए हैं, जो कि कम था, क्योंकि कल जो है 84% पे चाइना ने अमेरिकन जो गुड्स है उनके ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया था, वेयर एज इट वाज 34%। कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के बयानिए में ये बात बताई है कि इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, जिन्होंने एक टैरिफ जो है वो इतना ज़्यादा इन्हांस किया है जिस वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त बेचैनी है, और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज एकदम से नीचे आई है। अभी मैं देख रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का आज जब स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार शुरू हुआ तो उसमें भी ड्रामेटिकली वो डाउन होना शुरू हुआ, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 1 घंटे के लिए कारोबार बंद करना पड़ा। तो इसके साथ साथ पूरी दुनिया में इसका ज़ाहिर असर होना है। अमेरिका एक बड़ा कंट्री है, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इसमें इन्हेंस किया है चाइना पे जो लगाया है 125% उसमें इजाफा कर दिया है। इसमें मैं समझता हूँ कि इससे जो पहले ही दुनिया में बहुत ज़्यादा टेंशन की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा पहले ही इतनी अच्छी नहीं है, तो इससे जो है वो मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। अब देखें कि जो चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका में जाती हैं, और चाइना अमेरिका जो है वो चाइना का एक मेजर चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इससे ना सिर्फ जो उन्होंने ये इसको टैरिफ को बढ़ाया है वहाँ पे जो चीज़ों की है वो कमी होगी, और वहाँ पे लोगों में बेचैनी पैदा होगी। मैं अभी देख रहा था कि ये खुद इस फैसले से जो उन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अपनी मकबूलियत है वो भी नीचे आई है। वो 47% से इस वक्त जो अभी आज का जो गैलप सर्वे उन्होंने दिया है कि जी ये जो उन्होंने सैंक्शन की हैं और जो इन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है उसके साथ जो है वो 47 से 46% पे आ गए। अब तो पॉपुलैरिटी कम हो या ज्यादा हो, 4 साल के लिए तो वो सदर है। नहीं, वो अपनी जगह पे देखें कि जो पॉलिसीज होती हैं उसका असर पड़ता है। ये ऐसी हमारे तरह की गवर्नमेंट वहां पे नहीं होती, उन्होंने अवाम की विश के मुताबिक, सरदार साहब, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है है कि जी मैं अपनी इकोनॉमी का रिवाइवल चाह रहा हूँ, मैं रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा हूँ, ये मेरा मतलब जाहिर है कि मेरा हक है कि अगर लगाता हूँ टैरिफ तो मेरी गवर्नमेंट का ये हक है। जी देखें कि इसमें एक तरफ तो उनकी बात जो है वो उसको हम दुरुस्त मान सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है और यूनाइटेड नेशन की जो रिक्विजिशन है उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ ममालिक को काम करने की आज़ादी है। एक दूसरे में जो एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट होती हैं चीजें, लेकिन 90 डेज के लिए रेफर तो कर दिया उसने। नहीं, वो इस हद तक मैं ये समझता हूं कि आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फैसला था उसके बाद इतनी बेचैनी थी कि जो यूरोपीय यूनियन का एक अजलास हुआ वहां पे उन्होंने सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने इस बारे में सोचा। इससे पहले जो आपने देखा जो कनाडा पे उन्होंने जो है वो टैरिफ को बढ़ाया और वहां से जिस तरीके से जवाब आया, ये अपनी तौर पे दुरुस्त है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपना जो है वो उस रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम हो और जो जिन लोगों के साथ वो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी वहां पे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बैलेंस कायम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको यूनाइटेड नेशन की जो रिक्विजिशन है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है और दीगर दुनिया के जो ममालिक हैं उनको भी उसमें तवाज़ुन कायम करना। टेक आ गया जी। शेरवानी साहब, कैसे देखते हैं ये जो 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया टैरिफ और चीन के ऊपर जो 125% पे ले गए टैरिफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, जैसे ये ट्रंप साहब की जो सारी पॉलिसीज चल रही हैं इस पे मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से पहले भी मैं मगरब में ये यूरोप में मेरा रहना रहा है, मैं समझता हूँ वहाँ को काफ़ी। इन्होंने पहले आप देखें कि इनको जो यूक्रेन है इनको भी जो इन्होंने करने की कोशिश की कि वो जो वहाँ की मादनियात है उन पे भी इनकी नजर थी। अब इधर भी मायदा हो गया वही ना, उसके बाद इधर थी। अब यूरोप के अपने नेटो के अपने इंटरेस्ट थे उसमें, तो उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जो इनका मकासद क्या थे इनके, इसमें चाइना को आप देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें और पाकिस्तान को भी आप देख लेते हैं। इसमें
वहां पे जो है, क्योंकि यूरोप जो है उनकी एल्युमिनियम और स्टील जो है वो जाती है अमेरिका में, और उधर से जो है गाड़ियां और बाइक्स और इस तरह का जो मामला था वो यूरोपियन यूनियन के थे। तो आप देख लें कि जितनी बड़ी ब्रांड्स है गाड़ियों की वो सारी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज उनकी हैं, तो इसलिए उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब जो इन्होंने 90 डेज के लिए जो इसको मौखर किया है, उसके बिहाइंड स्टोरी इन्होंने एक तो यूरोप को जो है इन्होंने काफी कोशिश की है ब्लैकमेल करने की और उन्हें हरासा भी करने की, लेकिन वो हुए नहीं, क्योंकि साथ ही उनका मौकफ आ गया, उन्होंने भी टैरिफ अपना बढ़ा दिया। तो जो बात है अपना चाइना की, चाइना और अमेरिका जो है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसीज रही हैं पिछली 3 दहाइयों से, और जो उन्होंने बिला वजह की जो मैं समझता हूँ कि वार शुरू की हुई थी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जो है जोन्स में, उसकी वजह से उनकी इकानमी जो है काशिफ साहब बहुत गिरी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये सामने नहीं आ रहा, लेकिन वैसे भी उनकी इकानमी जो है वो दिवालिये के करीब है उनकी जो है, तो वो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनका मकसद है कि चाइना को उन्होंने टैरिफ बढ़ाया या महसूलात बढ़ाई, तो चाइना ने भी बढ़ा दी। अब चाइना का क्या है कि खिलौनों, बच्चों के खिलौनों से लेके एप्पल फोन तक, और जो उनकी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है काशिफ साहब, वो है उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 60% जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो चाइना इस वक्त जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और बैटरी की सारी जितनी इंडस्ट्री है वो सारी उन्हीं की है। तो इसलिए चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप साहब जो है वो वैसी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो है उनके जो डेमोक्रेट के जो हैं उनके क्या सेनेटर्स, उनका भी इसमें एक मौकफ आ गया। उन्होंने कहा कि ये हमें ये लग रहा है कि इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि ट्रंप साहब ने जो है ये अपने जो उनके करीबी लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज का जो काम था, जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाया उसका, तो तब वो नीचे चली गई। साथ ही उन्होंने काम किया, आप देखें गोल्ड का रेट कहां पे चला गया, जो दूसरी थी अपना हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत वो कहां पे चली गई। वो समझ रहे हैं कि इस पे भी तहकीकात होने की जरूरत है, और मैं ये समझता हूं कि शायद उनकी किसी बात में हद तक कुछ सच्चाई हो कि ट्रंप साहब ने जो है वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए भी ये सारा कुछ किया हो। तो इसमें जो चाइना की या जो इनकी जो इक्तिसादी तौर पे जो एक मैं समझता हूं कि ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने की बात है, तो चाइना तो बहुत आगे निकल गया उसमें। तो ट्रंप साहब की जो है वो आनी जानी ऐसी है, कभी उनकी कोई स्टेटमेंट होती है, कभी कोई होती है। तो ये उन्होंने चाइना को, यूरोपियन यूनियन को और सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनको सबको टारगेट करने की कोशिश की। आपका ठीक आ गया जी। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये डेवलपमेंट है, टैरिफ की जंग जो छिड़ पड़ी है, और आज जो है इसको डेफर कर दिया 90 डेज के लिए। पाकिस्तान की भी जान छूटी है, अपना डेलीगेशन भेजने की तैयारियों में थे। 29% जो टैरिफ हम पे लगा है, कैसे देखते हैं आप उसको? चीन और अमेरिका हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का आज, उन्होंने कहा जी चीनी सदर मगरूर इंसान है और चीन को सबक सिखाने की जरूरत है। आपका टेक प्लीज। शुक्रिया बशीर खान साहब। बात यह है जी कि इसको कई नुक्ता नजर से देखा जाता है। पहला नुक्ता नजर जो है वो है कि दूसरी जंग के बाद कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई थी, और वो सोवियत यूनियन को हराया उन्होंने। इसी तरह जब फायदा होता था कैपिटलिज्म को तो वो ओपन इकोनॉमी की बात करते थे, और जब कैपिटलिज्म को नुकसान होता था तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते थे। अभी भी आप देखिए, जो मजेदार बात यह है कि चाइना जो कम्युनिस्ट मुल्क है वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, और अमेरिका जो कैपिटलिस्ट मुल्क है, फ्री मार्केट का अलमबरदार है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी की टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, जिससे हमें ये नजर आता है। और यूरोप जो है वो बहुत इसके साथ खफा है, और ट्रंप कह रहा है कि ईयू बनाई में नीचा दिखाने के लिए है। तो जिससे हमें नजर एक पहली बात तो ये आती है कि कैपिटलिज्म एक सीरियस क्राइसिस का शिकार है, और उस सीरियस क्राइसिस में जो है ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी नई किस्म की पॉलिसीज दुनिया को उल्टा करने में, जिसमें टैरिफ की जंग है, लगाए हैं। मगर आप देखें कि सिर्फ चाइना नहीं, 3 मुल्क कनाडा और मैक्सिको के साथ इसी ट्रंप ने पिछली हुकूमत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। इससे खूबसूरत मुआहदा नहीं है, और अब आके उसी कनाडा और उसी मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिए, और चाइना के साथ जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर अमेरिकन की है। सबसे ज्यादा अमेरिका को चीजें चाइना बेचता है, तो वो जो सारा है इसमें
अमेरिकन लोगों का बहुत नुकसान होगा, चीजें बहुत महंगी हो रही हैं अमेरिका के अंदर। फिर दूसरी बात ये है कि आपने पाकिस्तान की बात की, तो हालांकि 90 दिन के लिए ये आगे चली गई हैं चीजें, मगर पाकिस्तान जो टेक्सटाइल बेचता है और क्वालिटी प्रोडक्ट बेचता है अमेरिका को, आपने देखा है कि कोई 3.7 बिलियन का डिफिसिट है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान 5 बिलियन की चीजें अमेरिका को बेचता है और अमेरिका 1.3 बिलियन की चीजें पाकिस्तान को बेचता है। ये बड़ी मजेदार बात है। तो 29% लगाया पाकिस्तान पे, 25% लगाया इंडिया पे, तो हमसे बेहतर पोजीशन पे है। 26% इंडिया पे, 25% लगाया वियतनाम पे, 40% लगाया बांग्लादेश पे, 31% लगाया, तो हमारी पोजीशन इन सब कंपेटिटर से बेहतर है। अब हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमने कैसे यूरोपियन यूनियन का GSP प्लस को यूज करना है, हमने कैसे अपने कारोबारियों को बताना है कि क्या क्या हम अमेरिका को और क्या क्या हम यूरोप को और क्या क्या हम अफ्रीका को बेच सकते हैं, चीन को बेच सकते हैं। ये है हमारी इस वक्त पोजीशन ऑफ पावर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो सारा मामला हो रहा है, ये टेक्निकली ब्रिक्स, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है जो अमेरिका का पार्टनर है और कैपिटलिस्ट मुल्क है, रशिया और सऊदी अरेबिया और ऐसे मुल्क अब शामिल हैं जो अब डॉलर के खिलाफ अपनी करेंसी बनाना चाह रहे हैं। सो इन अ वे ये जंग जो है ये सिर्फ टैरिफ्स की नहीं है, ये अमेरिकन इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, जो अब डेफिसिट में है, जिसके कर्जा जो ज्यादातर चीन से लिया हुआ है, उसका हर साल $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अमेरिका को। अमेरिका इस सारे के अंदर, मगर जिसने मार खानी है वो यूरोप है। अब आप देखिए कि यूरोप पे अमेरिका ने, ट्रंप ने 20% लगाया है टैरिफ और इंग्लैंड पे 10% लगाया है ताकि इंग्लैंड वापस EU में ना चला जाए। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल और इकोनॉमिक जंग है जो दुनिया को और तरफ लेके जा रही है। यूक्रेन के जो सदर के साथ किया बदतमीजी, अब हमारे भी यहाँ डेलीगेशन आया हुआ है रेयर मिनरल्स के ऊपर गुफ्तशनीद करने, हम यहाँ भी फायदा उठा सकते हैं। तो इन अ वे जब चीजें जो इस तरह होती हैं तो फैसला ये करना पड़ता है हमारे जैसे मुल्कों को कि इस नीश में हम फायदा कैसे उठाएंगे। जब तक आप लोगों को बताएं। अच्छा, ये जो आपने अभी मिनरल्स की बात की, इस पे बात करेंगे आगे, क्योंकि ये मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने बड़ा इसका टाइम बड़ा गलत चूज किया है। क्योंकि अमेरिका, अगर अमेरिकन को हमने ये मिनरल्स निकालने दे दिए तो वो तो उसकी मिसाल तो फिर भेड़िए वाली होगी। हम उनको यहाँ से फिर उनसे जान कैसे छुड़ाएंगे? और जो हम बात कर रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल नहीं लेके जाने देंगे, तो अमेरिकन माइट जो है, अमेरिका की हमेशा से हर जगहों पर कब्जे की ख्वाहिश, और स्पेशली जो इस वक्त जो जारहाना स्टाइल है वर्ल्ड के मिनरल्स को लेके, अगर यूक्रेन के मिनरल्स को देखें और दूसरी जगहों को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, तो उस तनाज़र में आप नहीं समझते कि हमने जो बीना बाजार लगाया था वर्ल्ड उस पे जो है मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पे, ये टाइमली नहीं था? सर, हमने शायद इन टैरिफ से पहले कर दिया यूक्रेन को देख के। हमने तो कुछ साल, 1.5 साल पहले वो बना ली थी काउंसिल, जो थी ही हमारे मिनरल्स को बेचने के लिए। हम तो किकबैक्स भी लेना चाहते हैं, अपने असासे बेचना भी चाहते हैं, हम अपने लोगों को बाहर भी भेजना चाहते हैं, मगर ट्रेन नहीं कर रहा है। तो मैं एग्री करता हूं आपको कि ये बैकफायर करेगा पाकिस्तान के ऊपर। दोनों चीन और अमेरिका हमारे मिनरल्स, हमारे रिसोर्सेज, हमारी राहदारी, हमारे समुंदर, हमारी एग्रीकल्चर, इसको अपने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
हमने अपने लोगों को तो उस तरफ ट्रेन किया ही नहीं कि ट्रेन वो किया नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग। हम खुद जो है इसको निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मिनरल्स को जमीन से। जी, हम मेरा ख्याल है मुल्क को बेचने में इंटरेस्टेड हैं। भाई साहब कर्जों मेरे में साथ ही रहिए। मैं interested हैं। जरा सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि पेट्रोलियम की जो आलमी मंडियों में कीमतें हैं तारीख की निचली 3 सतह पर हैं। 15 मार्च को जो है अवाम को एक नवीस सुनाई गई थी कि पेट्रोलियम में हम आपको रिलीफ इसलिए नहीं दे रहे कि हम 23 मार्च को आपको इलेक्ट्रिसिटी में एक सरप्राइज देंगे। मतलब ज़ाहिर है कि IMF के कहने पे 23 मार्च को वो नहीं हो सका, तो उसके बाद जो 7.41 रुपये रेट दिया गया 300 से ऊपर जो हैं जुज वक्ती, उसमें से 50% रिलीफ इलेक्ट्रिसिटी बिल में। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है अवाम को रिलीफ मिल सकेगा? कोई 2-3 दिन के बाद 15 तारीख आ रही है, तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट वाकई संजीदा है कि जो वहाँ से इनको सस्ता तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, तो उसके समरात अवाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान पे जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं उनको आवाम की अक्सरियत की तायद और हमायत हासिल नहीं है। इसीलिए वो आवाम के किसी भी मसले को वो कोई मसला नहीं समझ रही। आप देखें कि इस वक्त उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला एक शुरू किया है, पूरे के पूरे टीचर्स जो यूनियन है वो इस वक्त सड़कों पे हैं, स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सड़कों पे हैं, नर्सें सड़कों पे हैं। तो ये एक, आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक मेजर इशू को ख़त्म करने के लिए वो एक छोटा सा इशू जो है वो कायम कर देते हैं, और उन्होंने ये वाला इशू कायम किया हुआ है। जहाँ तक आपने मुझे बात की सरदार है कि साहब एक आवाम बात को, बताइएगा कि इस बात से तो मैं ज़ाहिर है कि देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब के जो हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है, आवाम जो है वो ज़लील ख्वार होते हैं। लेकिन आप लोग जो अपोजिशन वाले हैं, जो हुकूमत मुखालिफ हैं, आप भी तो कह देते हैं ना जी ये आउटसोर्स कर रहे हैं तो मियाँ मंशा को दिए जा रहे हैं, बल्कि वो उनकी जो यूनियन है डॉक्टर्स की वो भी शोर मचा रही है कि जी ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मियाँ मंशा को दिए जा रहे हैं। देखें, तो फिर तो लोग आएंगे बाहर। अगर आप उन जहाँ पे वो अभी पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त लातादाद लोग जो हैं वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे जाएं तो वो तो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये पंजाब की जो CM है, इनके जो रिलेटिव हैं, उनको ये आउटसोर्स करके उनको ये दे रहे हैं और इनडायरेक्टली ये खुद मुनाफा कमा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को जो इन्होंने पीछे एक बिजली की नवीस सराई थी, और थोड़ा सा हल्का सा इन्होंने एक जो लुकमा कहते हैं आप, उन्होंने दिया है। लेकिन इस वक्त जो तारीख में कम तरीन कीमतें हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, आप देखें कि इमरान खान जो जिस वक्त उनका दौरे हुकूमत था, तो इस वक्त ऑलमोस्ट 120-130 डॉलर फी बैरल उस वक्त कीमत थी। अभी 56 पे है जी, अभी 56 पे है, और इस वक्त कीमत जो है मेरे हिसाब से तो 100 से नीचे होनी चाहिए। अगर इनको आवाम का कोई ख्याल हो, अगर ये समझते हैं कि ये आवाम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं, तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से जब नीचे होगी तो फिर आवाम की थोड़ी सी जो है वो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मुझे वैसे उम्मीद नहीं है हुकूमत वक्त से कि ये कोई बड़ा ज्यादा फायदा जो है आवाम को दे क्या सके। करें सरदार साहब, हुकूमतें भी क्या करें, लोग टैक्स नहीं देते तो फिर जबरन प्राइसेस बढ़ा देखें, ये बात सिर्फ करने के लिए होती है कि टैक्स नहीं देते। साबन से लेके, पत्ती से लेके, चीनी से लेके, कोई एक शोबा ऐसा नहीं है कि जो आवाम जो है वो टैक्स ना देती हो। आवाम बेचारी तो पिसती है, लेकिन सूरत हाल ये टैक्स जो है, आवाम का टैक्स जो है, ये खर्च कहाँ पे करते हैं? ये अपनी तनख्वाहें जो है उसको बढ़ाने पे ये खर्च करते हैं, ये अपने जो रिसोर्सेज हैं वहां पे ये लगाते हैं, ये अपनी गाड़ियों पे खर्च करते हैं। ये उस जो टैक्सेस का पैसा है उसको गलत तरीके से जो खर्च करते हैं, ये गलत चीज है। जी शेरवानी साहब बताइएगा कि रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आलमी सतह पे इस वक्त 56-55 जो डॉलर है वो बैरल की कीमत आ गई है, बहुत गिर गई। काशिफ साहब, आप जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, मैं एक और आपको खबर देने लगा हूँ कि गैस के ऊपर भी जो है उस पर भी 725 समथिंग जो है MMBU फी जो है ना वो ये लाने लगे हैं, मजीद इजाफा करने लगे हैं। और जो बात हमारे पास है भी नहीं ना जी अब। नहीं, लेकिन बात ये है कि जब पेट्रोल नीचे आएगा
ये क्या कर रहे हैं, जैसे सरदार साहब बात कर रहे थे कि अपनी तनख्वाह वगैरह या जो अलाउंसेज है वो उनको इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी बाकी जो इनकी गाड़ियां, ताकि जो पहले एक स्कैंडल आ गया था वो FBR वाला, तो बात ये है कि ये बढ़ाने का क्या है, इन्होंने क्या किया, पहले मेरा वो 50 पैसे, शर्म आने वाली बात है, इन्होंने कम किया था, और जो इलेक्ट्रिसिटी है 48 यूनिट पे लेके चले गए थे उसको, और उसके बाद क्या किया, जो हमारे जो आंखों का तारा वजीर आजम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये 7 रुपए, और साथ में जो है उससे ज्यादा उन्होंने पब्लिसिटी कर दी। आप सारे रोड देख लें, मीडिया देख लें, उस पे जो है वो मैं देख रहा था वहां पे बैनर्स तक लगे हुए थे कि हम वो 7 रुपए 41 पैसे जो है 100, 200 और 300 यूनिट वालों को उसमें से रिलीफ नहीं मिलेगा, और वो भी जो रिलीफ है वो 50% जुज वक्ती है, और वो मेरे ख्याल किसी वक्त भी वो उसको खत्म किया जाए। उसमें जो है वो वक्ती है, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो जो 7 रुपए उन्होंने किया और उसके साथ एडवर्टीजमेंट पे वो चले गए, और बैनर तक जो है ना वो जो गलियों में पहले बैनर्स वगैरह लगते थे कि हमने ये फ्लाई काम कर दी, अब वो काजो साहब वो लगे हुए हैं कि हमने 7 रुपए और समथिंग जो पैसे थे वो हमने कम कर दिए। तो पहले आप देखें कि पहले बिजली का जो फी यूनिट है वो 48 या 50 के करीब है, तो पहले आप उसको ऊपर ले गए, बाद में आप सेरेमनी सजा के, और बाद में जो है आप ये कर क्या रहे हैं, जो अपना ये आंखों का तारा जो मोहसिन नकवी साहब के वजीर आजम है, कि आप जो है वो उन कंट्री का जाके विजिट कर रहे हैं जो पहले जिन पे जो है वो पाबंदियां लगी हैं, बेलारूस को और मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि अब जो है ना उनके आने के बाद कोई मकसूद चपड़ासी और इस तरह के और कैरेक्टर अब निकलेंगे। आगे बात करते हैं, बेलारूस पे बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब का स्टांस ले लूं। डॉक्टर साहब, तरीक की सस्ती तरीन प्राइसेस हैं इस वक्त आलमी मंडियों में, आप कैसे देखते हैं कि अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता इसके ऊपर? क्योंकि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो है मैक्सिमम रेट जो यूनिट का था वो 18 रुपीज था मैक्सिमम जो था, अभी 66 से इन्होंने 7 रुपए 41 पैसे कम किया, अवाम कुछ खुश नहीं नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। और ये जो इस वक्त पेट्रोलियम के मामलात हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या 15 तारीख को जो मंथली ये करते हैं, 15 दिन के बाद करते हैं, कितना रिलीफ मिलना चाहिए, जरा मुझे टेक्निकली आप बताइएगा। हाँ साहब, आपको बता दूं कि 15 तारीख को पेट्रोल 10 रुपए महंगा होगा। अच्छा, क्यों? ये शर्त है IMF की कि अगर बिजली सस्ती करनी है तो पेट्रोल को 10 रुपए महंगा करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ये मेरे मेहमान तो कह रहे हैं कि 100 रुपए से नीचे लीटर आना चाहिए, आपने तो डरा दिया पूरी कौम को। ये एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से IMF ने इजाजत दी है कि आप बिजली के रेट 7 रुपए 31 पैसे नीचे कर सकते हैं, ताकि आप पेट्रोल के जो है रेट 10 रुपए फी लीटर बढ़ाएंगे। ये तो फिर डॉक्टर साहब ब्रेकिंग न्यूज हो गई ना, कि लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि जी आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ और हमें सस्ता मिलेगा, आप 10 रुपए कह रहे हैं बढ़ जाएगा। जब आपने एग्रीमेंट किया, आपने कर्जे वापस करने हैं IMF के, तो जो वो डिक्टेट करेंगे आलमी मंडी में सस्ता हुआ होगा, मगर जब आपने कर लिया कि जी बिजली सस्ती करने की इजाजत उसी वक्त मिली है जब 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा होगा, तो फिर हुकूमत महंगा तो करेगी। डॉक्टर साहब, कल परसों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम प्लान कोई कर रहे हैं कि अवाम को पेट्रोलियम में भी रिलीफ दिया जाए। देखें, पेट्रोलियम के जो है $1.25 बंधे हुए हैं आपके डॉलर रुपी रेट पे। अगर तो डॉलर रुपया बढ़ता है और डॉलर कम होता है तो फिर ये आपको रिलीफ मिल जाएगा, मगर अगर यही रहता है या डॉलर ऊपर जाता है तो फिर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बांधा हुआ है $1.25 पे पर लीटर पे। डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज बता दीजिए, आई नो कि आपका इस जो रशियन जो सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं इनमें आप रहे भी हैं, आपने पढ़ा भी है और आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बेलारूस गए हैं और उसके बाद उनसे जो कोई उनका पाकिस्तान बेलारूस फोरम बनाया है, तो लास्ट टाइम जो उनका यहाँ पे प्रेसिडेंट आया था तो MOU साइन हुए थे, $2 अरब की बात हो रही थी, म्यूचुअल बिजनेस की, म्यूचुअल ट्रेड की। तो हाउ डू यू सी कि इनका वहाँ जाना सरमायाकारी के लिए कितने इम्कानात हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसपे अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की सैंक्शंस हैं, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि बेलारूस
एससीओ का मेंबर बना, जब इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी एससीओ की पिछले साल। राइट। दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि ये बेलारूस के साथ गुफ्तशनीद नहीं हो रही, ये इनडायरेक्ट पुतिन के साथ गुफ्तशनीद हो रही है। हम दुनिया को नहीं दिखा सकते, हम अमेरिका को नहीं दिखा सकते कि हम पुतिन के करीब जाना चाह रहे हैं। हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। हम तो चाइना के साथ तो हमारी है बहुत अच्छी, मगर इंडिया हमें ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनने देता। तो रूस की हमें मदद चाहिए, रूस से तेल भी चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज भी चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो 2022 में गवर्नमेंट रिजीम चेंज को मुबैना तौर पे चेंज किया गया था, उसका कसूर तो सबसे बड़ा यही था ना जी, कि वो रूस के करीब जा रहे थे, वो हुक्मरान जो थे, खान साहब जो थे, वो उसके करीब जा रहे थे, या पीटीआई की गवर्नमेंट। आज अगर हम वही वहां जा रहे हैं, तो ये कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल होगा कि हम रूस के साथ तजारत भी करें और दुनिया की नजरों से ओझल भी रहें? सर, हम रूस तो नहीं जा रहे हैं, हम तो बेलारूस जा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट जो है निगोशिएट करने के लिए जा रहे हैं ना जी रूस के लिए। जी, हम समझते हैं, हमारे हुक्मरान समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं तो फिर दुनिया की आंखों पे भी धूल झोंक सकते हैं। That's what I wanted to know. कि CIA और MI5, MI6 ये सारे जो अदारे हैं ये चीजों को देख रहे होते हैं, एम्बेसडर्स बैठे हैं एंड सच फोर्थ, मगर हम अब मजबूर हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं अपना असला भी बेचें, हम कहीं ना कहीं तेल भी खरीदें, हम कहीं ना कहीं जो है चीजों, अगर सऊदी अरब और रूस ओपेक प्लस में जा सकते हैं, अमेरिका की दोस्ती सऊदी अरब में के साथ बहुत अच्छी है, तो हम भी कहीं ना कहीं ये खेल खेल सकते हैं इन अ वे। डायरेक्टली हम रूस नहीं जा रहे। कामयाबी के कितने, कामयाबी के अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें और दुनिया की बदलती हुई तेजी से सूरत हाल को देखें, मुझे मुख्तसर से जवाब दे दीजिए, अगर ये वही मिशन है जो आप कह रहे हैं, तो इसके कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? सर, रॉन्ग पॉलिसीज एट द रॉन्ग टाइम। रॉन्ग पॉलिसीज एट द रॉन्ग टाइम, रिपरकशंस भी है इसके कोई जी? इसकी रिपरकशंस बिल्कुल होंगी आपके ऊपर। असल में सवाल तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने एक 60 पॉइंट का एजेंडा आपको भेजा हुआ है कि ये 60 चीजें, जिसमें सीपैक भी है, चाइना से दोस्ती भी है, ये ठीक करें तो हम ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो मुझे नहीं पता वो 60 पॉइंट क्या हैं, मगर इन द एंड ऑफ थिंग्स आप जब कोशिश करेंगे दोनों साइड्स को खेलने की, बल्कि तीनों साइड्स को खेलने की, चाइना को भी, अमेरिका को भी और रूस या बेलारूस को भी, तो फिर आपसे कहीं ना कहीं तो इसका रिप्रिकशन तो होगा। राइट, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे सरदार साहब ये बताइएगा कि पीटीआई में इस वक्त इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आपकी टॉप जो इस वक्त सेकंड ईयर लीडरशिप है, सेकंड ईयर ही कहेंगे उसको, और वो जो है आपस में दस्तों गिरेबान है। सो मच सो कि आपका जो बिल एक पेश हुआ है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, ये जो मिनरल बिल लेके आया, ये कौन लेके आया? और अली अमीन गंडापुर साहब जो है अपने चेयरमैन जो है, अपने बानी जो हैं, उनके इल्म में लाए बगैर, उनके अप्रूवल के बगैर इसको पास करवाने पर क्यों वजीद है? दो चीजें हैं जी। टाइम थोड़ा जरा मुख्तसर को कूजे में बंद कर दीजिए। एक तो जो आपने बात की है कि इख्तलाफात हैं पीटीआई की लीडरशिप में, कोई भी ऐसी जमात नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जिसमें इख्तलाफात ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत में है, खुद उसके लोगों में बड़े इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनमें इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हुकूमत कर रहे हैं और दोनों में देखें कि आपस में कितने इख्तलाफात हैं। आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि जो पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात हैं उनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, कोई इसमें कोई मजायका नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो जमात है उसमें फाइनल हुक्म बानी पीटीआई इमरान खान का ही है। जहां तक आपने बात की है कि वो मिनरल बिल लेके आए हैं, तो वो मिनरल बिल कौन लेके आया है? उसके जो मुखालफीन हैं वो उनका सिर्फ ये नुक्ता है
वो ये कहते हैं कि इसमें जो 2-3 चीजें हैं, एक तो ये है कि जो छोटे सरमायाकार थे, जाहिर है कि उसमें 25 मिलियन की हद तक बैंक गारंटी की बात की गई है, उसमें छोटे सरमायाकार जो हैं वो महरूम रह जाएंगे। दूसरा उसमें एक जो उसके नकाद हैं वो ये बात कहते हैं कि जी इसमें डायरेक्टली जो है वो ओवर रीच करने की कोशिश की गई है, फेडरेशन को ज्यादा अख्तियारात देने की कोशिश की गई है। जो प्रोविंशियल एटानमी हुई थी 18वीं तरमीम के बाद, उसको सल्व करने की बात की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त ये बिल पेश हुआ और उसमें खुद पीटीआई के लोगों ने इतराजात किया, अपोजिशन ने इतराज किया, उसको मौखर कर दिया गया। इसको थोड़ा सा और मौखर कर देना चाहिए, आगे लेके चले जाना चाहिए और इमरान खान से इस बिल की बाबत हदायत ले लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर सिंगापुर का मैंने स्पीच सुनी है, वो तो डेस्परेट है कि जल्दी से जल्दी ये पास हो। देखें कि वो जो मर्जी भी बात कर, लेकिन अब चूंकि इसमें इख्तिलाफात आ गए हैं, आपके सूबे के सीएम है जी, नहीं वो वाकई सीएम है, उनके पास इख्तियारात भी हैं, लेकिन जब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हो गए हैं, खुद असेंबली के अंदर इख्तिलाफात हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूं हिकमत का तकाजा, अकल का तकाजा ये है कि अब पानी पीटीआई से इस बाबत जो है वो हदायत ले ली जाए। अच्छा, मुझे ये भी मुख्तसर जवाब दे दीजिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दर्ज है। देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज बाबर करवाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अदारा है जिसकी बात चलती है और वो एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव का जो दिल करे उन्होंने वो करना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के दावे जो मर्जी फैसला करें। विल्सन की करारदाद के तनाजुर में ये सारे एक्ट जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा रहे जी। मैं ये समझता हूं कि ये देखें कि जो करारदाद वहां पे आई है, मैं अभी देख रहा था कि मिनिस्टर गौहर ने इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने कहा जी कि वहां पे करारदादें भी आती रहती हैं, बिल भी आते रहते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई तलक वास्ता नहीं है। देखें कि कोई भी ऐसी चीज जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान हो, उसको तो पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो ये पॉलिटिकल टेम्परेचर को मतलब नीचे लाने की जरूरत है सब स्टेक होल्डर। देखें कि सब स्टेक होल्डर से ज्यादा इसको नीचे लाने की जिम्मेदारी उनके पास है जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चाहते हैं। सर जवाब दे दीजिए, ये जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, वैसे तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में इख्तलाफ होते हैं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इससे इमरान खान के वोट बैंक पे और आपकी जो पॉपुलैरिटी है उनकी या अवाम में जो उनकी पसंदीदगी है, कोई फर्क पड़ेगा जी? मेरी नजर में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई फर्क ना पड़ेगा, ना पड़ने वाला है। वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जब तक आप देखें कि अगर किसी चीज को आप दबाएंगे तो वो उतनी ताकत से ऊपर निकलेगी। जी जी, अगर इमरान खान से इन्होंने मुकाबला करना है तो एक दफा उसका हल जो है वो पॉलिटिकल तौर पे इनको लाना पड़ेगा। इमरान खान को इख्तिदार में लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल तौर पे उसको नाकाम करना पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। जी शेरवानी साहब, कैसे देखते हैं ये इख्तलाफात की बड़ी खुल के खबरें सामने आ रही हैं और जाहिर है कि अगर हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, ये तो पीटीआई के इंटरनल जो इख्तलाफात हैं, जाहिर है कि वो डर्टी लेनिन को जो है वो बाहर धो रहे हैं इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी की पॉपुलैरिटी, पार्टी के जो बानी हैं उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके वोट बैंक को, और आगे जो आप एहतजाज की बात करते थे वो कहीं पसे पूछ चला गया इसके बाद जो एहतजाज की बात थी? काशिफ साहब, इख्तलाफात नहीं आप कह सकते, इख्तलाफ राय जो है हर पार्टी में होता है, इख्तलाफ राय आप कह सकते हैं इसको। और जो आप बात कर रहे थे इसकी जो पहले जेल में मुलाकात के ऊपर भी तो उसी पे मैं आ रहा हूँ। हर बंदा अपनी लिस्ट दे रहा है। जो ये जो मिनरल बिल था उस पे हमारी जो है वो करारदाद भी आ गई है कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसको जो है ना आप उसमें लेके जाएं। और उजलत में मेरा ख्याल है बिल आना भी नहीं चाहिए कि उसमें उजलत में इतनी जल्दी के। तो जो बात आप कर रहे हैं कि जो आपकी है वहां पे अलीमा खान साहिबा की और बाकी लोगों की जो है वो मुलाकात क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि अलीमा खान साहिबा और उनकी बाकी बहनें और बाकी फैमिली मेंबर्स वगैरह जो है वो सही वाली जो खान साहब की जो कम्युनिकेट थी, वो जो बातें थी वो करते थे। उन्होंने क्या किया, पिछली दफा आप को याद होगा, उन्होंने कहा कि 2 तरह की ऑफर्स जो है वो खान साहब को की गई है। एक कहा गया कि जी आप या मुल्क छोड़ दें या 2 साल के लिए आप खामोशी इख्तियार कर लें। उसको मैं ये समझता हूँ कि मुलाकात ना होने की वजह जो है अलीमा बाजी की, लीमा आपा की, जो या उनकी फैमिली को यही है कि ये बात ना, और ये जो कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई टूट फूट हो गई है। और कुछ मैं समझता मीडिया में बैठे हुए टाउट्स जो है वो आप बात कर रहे थे सरदार साहब से कि
पॉपुलैरिटी कम हो रही है। मैं समझता हूँ ये जो मीडिया पे बैठे हुए कुछ टाउट्स हैं, रऊफ हसन, मैं नाम भी ले लेता हूँ, इस टाइप के जो लोग हैं, वो तो पॉपुलैरिटी इजाफा हो रहा है इमरान खान की कि जितना वो डिस्कस करेंगे। नहीं, अगर ये जो आप 1 साल या 2 साल खामोशी की बात कर रहे हैं, तो ये अगर वो खान साहब अगर 1 साल पहले मान लेते तो वो टाइम गुजर गया होता। चेंज तो नहीं आ सकता। काशिफ साहब, इमरान खान को झुकाने के लिए पूरा सिस्टम वहां पे झुका हुआ था, और ये जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ केसेस के फैसले आ जाते हैं और फिर जो है वो कोर्ट्स के क्योंकि बेबुनियाद केसेस, उसका मकसद यही है कि इमरान खान को किसी तरह से झुका लिया जाए। ये अपनी जो बात जो अभी डिमांड सामने आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है। हमारी इकोनॉमी का आपको पता क्या हाल है, हम डेस्परेट हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम डेस्परेट हैं कि हम अपनी चीजें बेचें, हम अपने जो मिनरल्स इवन बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, और फिर एक खौफनाक, अगर डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं अगर वो हकीकत है, तो फिर तो हम तो इस वक्त जो हमारे हुक्मरान है आग से खेल रहे हैं। अमेरिकन, और उसके बाद जनाब आप चाइना उधर खड़ा है, और हम रशिया से बैकडोर मुज़ाकरात की कोशिश देखें। खान साहब ने जो है मुल्की इंटरेस्ट में कितनी दफा जो है इन्होंने तो जो है ना वो कभी बात किसी तरफ ले गए। मुल्की इंटरेस्ट में जितना भी हम पे जुल्म जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक भी जारी है, लीडरशिप से लेकर नीचे कारकुनान तक। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब कई दफा सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जो मेरे साथ ज्यादतियां चल रही हैं पीटीआई, उसको मैं पशे पर मुझे तो लगता है आपके वकला भी सिंसियर नहीं है। नहीं, इसमें जो ये सारी काशिफ साहब कुछ टाउट्स बैठे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम ये कामयाब हो जाएंगे क्योंकि इमरान खान की ही जो है ना वो टाउट्स तो देखे ना हमेशा हिस्ट्री में रहे हैं। मौलाना कौसर नियाजी भी रहा, उसके बाद गुलाम मुस्तफा जतोई साहब भी थे। इस सारे मसले का जो सलूशन वो एक ही है कि जिनका जो हकीकी मैंडेट है वो वापस किया जाए, और जो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जो 8 फरवरी को अवाम ने जो मैंडेट दिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक साल मुताबिक हो गया। और ये जो आप तो ट्राइब्यूनल बहाल नहीं कर सकते साहब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बैठे हुए हैं, आप देखिएगा कि मकसूद चपड़ासी जैसे करैक्टर और निकल आने इसके बाद जो है ना, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो इसी पे लगा हुआ। कौन जीता तेरी जुल्म का सर होते डॉक्टर साहब? ये पहले भी ऐसे ही चलता रहा है, पहले भी लूटते रहे हैं और अभी भी वो उसी रवश पे चल रहे हैं। तो इसका हल यही है कि जो हकीकी मैंडेट जो इमरान खान का था वो वापस हो, और जो इनोसेंट लोग हैं उनको जो है वो निकाला जाए, और फिर जो है ये स्टेबिलिटी आनी है पाकिस्तान में। इसके अलावा स्टेबिलिटी नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है मुझे परेशान कर गई। हम डेस्परेट हैं इस वक्त, क्योंकि हम जो है कोई भी डेलीगेशन आता है, जैसे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हमें कहीं से नहीं मिली, लेकिन अमेरिकन जो है थर्ड जो है कैडर का जो उनका हेड आया, उसको हम लेके घूम रहे हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि जी हम ये मिनरल्स जो है इन पे इन्वेस्टमेंट करवा के IMF से भी जान छुड़वा लेंगे। लेकिन जो स्टोरी आप बता रहे हैं वो अगर हमारी, क्या उसमें आपने बता दिया कि उसके चांसेस कम है, तो ये जो पानी की नहरों का मामला इस वक्त चला हुआ है, और इसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी जो है, बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बीमार इसीलिए हुए हैं दुनिया की नज़र में कि पहले वो इसके ऊपर साइन कर चुके थे, लेकिन जब PTI ने सिंध में इसके ऊपर रिएक्शन दिया और वो जो बाहर निकले GDA ने रिएक्ट किया, तो वो बैक फुट पर चले गए। आज भी जो है वॉकआउट किया है। ये क्या डेवलपमेंट है, आपका टेक? देखें, अगर आप तारीख में पीछे जाएं तो KPK और सिंध ने जो है डैम नहीं बनने दिया था, कालाबाग डैम। बिल्कुल ठीक जी। बाद ये सारे क्राइसिस आए, लेकिन उसमें तो इंडिया की बड़ी हाई फंडिंग जो है दैट वाज इन्वॉल्व। जी, फौरन दुश्मन अपनी खेल खेलते रहेंगे, वो ईरान हो, वो इंडिया हो, वो अमेरिका हो, वो कोई और मुल्क हो, वो अपना खेल खेलते रहेंगे। सवाल तो यही है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अवाम दोस्त कितनी हैं। अब चोलिस्तान का ये जो नहरों का इशू है, वो पंजाब कह रहा है कि पंजाब का पानी जाएगा वहां, सिंध कह रहा है कि नहीं उनका हिस्सा जाएगा, और वैसे भी पानी कम हो रहा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग चोलिस्तान में मुझे तो उसकी समझ नहीं आई, जबकि और बड़ी जमीन पड़ी हुई है इस सारे के अंदर। अब आपने इससे पहले बात की इमरान खान और गंडापुर वाले की, तो ये याद रखिएगा कि जब लीडर को सही या गलत
14 साल की सजा हो जाती है तो फिर बहुत सारे लोग समझते हैं कि उतनी देर में वो भी लीडर बन सकते हैं, और स्पेशली अगर वो चीफ मिनिस्टर हों किसी सूबे के। और मिनरल्स का बिल भी वो लेके आए तो किसी को खुश करने के लिए तो लेके आए हैं ना। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो जब इन नहरों के खिलाफ आएगी और ये सारा चलेगा, और मैंने सुना कि जी डॉक्टर्स भी और नर्सें भी और वकील भी और टीचर्स भी चल रहे हैं, तो चीजें स्टेबल नहीं है उधर बलूचिस्तान में। ये insurgency हो रही डॉक्टर और टीचर्स तो लाहौर के माल रोड बंद किया हुआ ना। बात मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है, जिसके बाद ये सारे अनरेस्ट, और हर बंदा बजाय पार्लियामेंट में आके चीजों को सॉल्व करे, जब बाहर निकल आएगा और ऑपोजिशन आ जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी फोर्स्ड हो जाएगी अपना पोजीशन लेने के लिए कि जी ये नहरें नहीं बननी चाहिए। और जब ये नहीं होगा तो दरार आएगी सारी इस हुकूमत में। अब आप देखें कि कैसी हुकूमत है कि औरतों की सीटें ही नहीं दी गई और सबसे पहले। लेकिन डॉक्टर साहब दोनों पार्टियां जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये इनका साथ रहना जो है वो एक दूसरे की गारंटी है ना जी। देखें, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो होती है उसकी कभी भी डिवोर्स हो सकती है। जिन्होंने ये मैरिज कराई है, अगर उनको नुकसान होना शुरू हो जाए तो किसी दिन भी वो यही बहाने होते हैं उनकी डिवोर्स करा देंगे और फिर इलेक्शन करा। हमें फिर इंतजार करना होगा चेंज के लिए, स्पेशली पीटीआई को, इनकी डाइवोर्स का, पॉलिटिकल डाइवोर्स का। मेरा तो ये ख्याल है कि होगा पानी का मसला लास्ट एक मसला नहीं है। क्या देख रहे हैं आने वाला जो एक महीना है, इंटरनेशनली भी हम प्रॉब्लम में हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हैं, इकोनॉमी भी हमारी जो है किसी तरफ लग नहीं रही है। मुख्तसर जवाब दे दीजिए, आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें क्या आप चेंज देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो सियासी सूरत हाल है वो मज़ीद तलख होगी। लेकिन एक बात जो पहले इससे हो रही थी, नहरों का जो मसला था, उसमें मैं ये अपना टेक एक देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये आलमोस्ट तकरीबन 7.5 लाख एकड़ के करीब जो है वो रकबा उन 3 नहरों से सराब होना है, तो कोई नुकसान नहीं होना। ज़ाहिर है चुलस्तान का इलाका जो बिल्कुल वो 18वीं तरमीम में डिवाइड कर नहीं, दिया। वो डिवाइड तो किया हुआ है, लेकिन एक एक कोई अच्छा काम अगर हो रहा है तो मैं तो ये मैं जाती तौर पे इन नहरों को निकालने के हक में हूँ। पीटीआई अगर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है वहां पे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जी अगला एक माह कैसे देख रहे हैं? जो काशिफ साहब, जैसे सरदार साहब बात कर रहे थे, पीटीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें पॉलिटिकली किसी किस्म का भी। मैं ये समझता हूँ जो मुल्की इंटरेस्ट में वो होना चाहिए। लेकिन जो ये नूरा कुश्ती चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये नूरा कुश्ती है। ये सारा मिल बांट के लगे हुए। जब जरदारी साहब रूसी टोपी पहनते हैं और जो आंखों का तारा है वो जो उन्होंने तिरछी टोपी पहनते हैं, तो उस वक्त सारा लूट मार के ये बांट रहे होते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब मुख्तसर जवाब, 1 लाइन आंसर, कैसे देख रहे हैं कि ये सारी चीजें मिक्स हो गई? ये अप्रैल में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल, आप जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज। तो होगा फायदा, ना सिंध को फायदा होगा, ना सदर्न पंजाब को फायदा होगा। बलूचिस्तान में तो गड़बड़ वैसे ही हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब को फायदा होगा क्योंकि वहाँ इस किस्म की नूरा कुश्ती नहीं है। तो जब सियासतदान एक ही पार्टी के आपस में पब्लिकली लड़ना शुरू कर दें तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिकली ना लड़ रही हो, अंदर से जो मर्जी कर रही हो, उसका नुकसान नहीं है। राइट, थैंक यू वेरी मच। आपका टेक आ गया जी, मतलब कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि जो ऐसे मसाइल के ऊपर बात आए जिसके ऊपर लोग कम बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आलमी सिचुएशन है वो बड़ी ड्रामेटिकली जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और मतलब जो है मामला जो है। और ऐसे में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपनी हुकूमत से कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कोई डिप्लोमेट होना चाहिए, कैरियर डिप्लोमेट होना चाहिए, और जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी उसको फौरी तौर के ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। उसको हम आहंग करना पड़ेगा आलमी बदलते हुए हालात के साथ, ताकि आगे आने वाले जो दिन हैं, दुनिया को तो हम छोड़ देते हैं, हमारे लिए बहुत सख्त है। हम 3 बड़ी ताकतों के दरमियान में फंसे हुए हैं, और हम
अनफॉर्चुनेटली अपनी तमाम चीज़ें बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारा जो इकोनॉमी है इस वक्त वो जो बॉटम पर लगी हुई है उसको उठाने का कोई जो है जो को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दुआ भी यही है और अल्लाह करे कि आपके आने वाले जो हमारे हालात है, हमारे अवाम की जो हालत है उसको बदला जाए, उसको कोई बदल सके। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।